कोर्स था। अभी जो मैं करा रहा हूँ इस कोर्स का मैंने नाम रखा है स्पेशल ट्रांजिट कोर्स, और ये कन्वेंशनल ट्रांजिट से बिल्कुल अलग है और अक्सर लोगों को ये इसको यूज़ नहीं करते। इसके अंदर शुरू की 2-3 क्लास में मैं भूमिका ही बनाऊंगा, केवल आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि किस चीज़ को मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, क्यों देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी को माइंड के अंदर बिठा लेते हैं, यदि कंसेप्ट समझ में आ जाता है, तब आप समझिए, यदि आपके दिमाग के अंदर वो बातें समझ में आती हैं कि किस लिए कौन सी चीज़ हो रही है, तो आपको लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। और जब तक आपको लर्निंग करनी पड़ रही है, चीज़ें रटनी पड़ रही हैं, जैसे हम योग वगैरह रटते हैं, तब तक आप समझिए आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते। जब तक आपको कंसेप्ट के बेस पर जब हम एस्ट्रोलॉजी करने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम कुंडली खोलते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें इनमें से कोई भी याद नहीं रहती। कितने राजयोग हैं, हजारों हैं, कितने ही प्लेनेट के कंजंक्शन होते हैं, उनके क्या रिजल्ट होते हैं। यदि बुक खोलकर बैठ जाएंगे और रटने लगेंगे तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। तो हमें बेसिक कंसेप्ट माइंड के अंदर फंडामेंटली बिठाना है। मैं जो ये ट्रांजिट आपको करा रहा हूँ, ये बिल्कुल फंडामेंटल थिंग है। तो मैंने लास्ट की क्लास में भी आपका कुछ टाइम लिया था, कुछ चीज़ें बताई थी। आज की क्लास में भी बताऊंगा, अगली में भी बताऊंगा, और इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से ट्रांजिट को यूटिलाइज करना है वो भी मैं बताऊंगा। बेसिकली ट्रांजिट के बेस पर भी बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन देते हैं, कंप्लीट प्रेडिक्शन देते हैं, मगर मेरा ऐसा मानना है कि ओनली ट्रांजिट के बेस पर प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती। आपको दशाओं को उसके अंदर जरूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। मेरे जो भृगुनंदी नाड़ी के स्टूडेंट हैं वो इससे मिक्स ना हो। भृगुनंदी नाड़ी को हम उसके हिसाब से पढ़ाते हैं, और यहाँ पर हम इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं इसको करा रहा हूँ। तो इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि हम चंद्रमा, लग्न और जुपिटर की, वो आपकी चंद्रमा, लग्न और प्लेनेट की क्या इंपॉर्टेंस है। हम 3 तरीके के चार्ट बेसिकली बनाते हैं। सबसे एक चंद्र कुंडली लेते हैं, लग्न कुंडली लेते हैं, और उस प्लेनेट की भी हम कुंडली बना लेते हैं, और प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट्स की पोजीशन को हम देखते हैं। तो 3 तरीके के हम चार्ट बनाते हैं। चंद्र कुंडली की मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई। चंद्र कुंडली का मैंने ये भी बताया कि हमें कब चंद्र कुंडली को यूटिलाइज नहीं करना है, यदि आपका चंद्रमा कमजोर है। एक और रिक्वेस्ट है, आपके जो भी कंसेप्ट है उसको अब इसके बीच में ना लेकर आए, फिर आप वहीं पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। मेरा जो इरादा है वो आपको कहीं पहुंचाने का है। आपने कहीं कुछ पढ़ रखा है, वो सब चीज़ों को डालने लग जाते हैं, फिर कोई कहता है नवांश में जाएगा, पता नहीं नवांश का क्या शौक है। हर चीज़ में नवांश को क्यों लेकर आते हैं? हर चीज़ में नवांश को लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट में दे रहा हूँ, उसके बियॉन्ड आपको कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं लगानी। मैंने चंद्रमा के बिल्कुल रिटर्न में दिया हुआ है आपको कि वो केवल अमावस्या का चंद्रमा है, तब आपको उसको नहीं कंसीडर करना है। ठीक है, उसको डेबिलिटेड है तो नहीं कंसीडर करना है। कंबस्ट की बात ही नहीं होती। अमावस्या का है तो उसके अंदर वो आ ही जाएगा। कंबस्ट तभी होगा जब वो अमावस्या का चंद्रमा है। राहु से पीड़ित है, सैटर्न से पीड़ित है, तभी उसको कंसीडर नहीं करना है। मार्स से पीड़ित है तो कंसीडर कर लेना है। तो चंद्रमा से ट्रांजिट हम नहीं देखेंगे। अब चंद्रमा किस काम आता है? आपकी मेंटल स्टेटस को बताता है। हमारी लाइफ के अंदर 3 तरीके के इवेंट होते हैं, 3 तरीके की बात होती है किसी भी इवेंट के होने के लिए। हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। हालांकि वैदिक में इस तरीके से कोई पढ़ाता नहीं है। कोई भी काम तभी होगा, पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। इट शुड कम इन योर माइंड। दिमाग में आने का मतलब चंद्रमा, फिर आप उसे फिजिकली, आपका शरीर उसको करेगा, और आपका स्वाद तभी मिलेगा जब वो पर्टिकुलर प्लेनेट दिलवाएगा। तो हम कोई भी चीज़ें आपके माइंड में, आप बाजार में गए, आपको एक कार दिखाई दी, आपकी इच्छा होगी, बगैर कार देखे हुए इच्छा नहीं हो सकती। आप रोज प्लेन नहीं देखते। आपके अड़ोस पड़ोस में यदि हेलीकॉप्टर लेकर रखने लग जाएं, लोग छत पे उतारने लग जाएं, तो आपकी इच्छा हो जाएगी हेलीकॉप्टर मेरे पास भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी इच्छा तभी होगी जब आपकी आंखों को दिखेगी, मन करेगा, तो इच्छा हुई, वो चंद्र कुंडली है आपकी। फिर आपका शरीर उसको लेने जाएगा, फिजिकली आप पजेस करने की कोशिश करोगे, वो आपका असेंडेंट हो गया। अब आपने कोई भी चीज लेकर रख ली, उससे भी मजा नहीं आएगा। मजा तो तभी आएगा जब हम उसे यूज करेंगे। ठीक है, आपको खाने को मिठाई अच्छी लगी, कहीं पर देखी आपने काजू कतली बहुत टेस्टी होती है, मन किया, चंद्रमा एकदम इनिशिएट हो गया, काजू कतली चाहिए। गए आप किसी उस पर हलवाई की दुकान पर, कहीं भी आपने काजू कतली
पैक करवा ली, आपकी लगने का काम हो गया। तो क्या पैक कराने से हो गया, आपको मजा आ गया? मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप उससे खाएंगे, और खाने का मतलब है प्लेनेट। तो स्वाद आपका जब भी ट्रांजिट में देगा वो आपका प्लेनेट देगा। तो इन 3 चीज़ों को दिमाग के अंदर हम बिठा कर रखेंगे कि आपका ट्रांजिट के बेसिस पर जो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वैसे तो हर तरीके की एस्ट्रोलॉजी की इंपॉर्टेंट बातें हैं, मगर ट्रांजिट भी इसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा, एंड में आपके जो डाउट्स होंगे उन्हें आप देख लेना। इन वीडियोस को आप 2-3 बार देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप माइंड में बिठाएं इसको, रटने की कोशिश ना करें, अपने पुराने कंसेप्ट को निकाल दें। आपको कहाँ पर जो भी चीज़ें आप देखते हो ट्रांजिट, उसे फिलहाल निकाल दें, बाद में मैं इसको उससे मिक्स कर दूंगा आगे जाके, अभी नहीं करना मगर, ठीक है? तो इसको आप अपने माइंड से निकाल दें। जो भी ट्रांजिट आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, कौन कहाँ कौन से भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, वैसा हम यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। हम कहेंगे प्लैनेट कहीं पर भी अच्छे रिजल्ट दे सकता है, कब वो खराब रिजल्ट देगा, ट्रांजिट की कैसे शक्ति होती है, ट्रांजिट किस तरीके से रिजल्ट देता है, इस तरीके की हम बात करेंगे। तो ये मैंने स्क्रीन यहाँ पर शेयर की है, आपको दिख ही रही होगी। द थर्ड डायमेंशन प्लैनेटरी ओवरलैप एंड द 12th ट्रांजिट। 3 तरीके के ट्रांजिट मैंने बताए थे, तीसरा मैंने बताया था प्लैनेटरी ओवरलैप। मतलब आपको ये देखना होता है कि आपकी कुंडली के, मेनली मैं 3 प्लैनेट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ ट्रांजिट की, केवल जुपिटर, सैटर्न, राहु, बस ये 3 प्लैनेट का ट्रांजिट ही हम जबरदस्ती, आप मेरे से पूछोगे कि सूर्य का भी देखना है क्या, इसका भी देखना है, तो मैं मना नहीं करूंगा, आप देख सकते हो, मगर आप एनर्जी अपनी कहीं भी वेस्ट करना चाहो वो आपकी इच्छा है। मगर जो ट्रांजिट काम के होते हैं ये 3 होते हैं। केतु को आप मान सकते हो, जहाँ राहु आता है वहाँ केतु भी आ जाता है, मगर आपका जुपिटर, सैटर्न और आप राहु के बियॉन्ड सोचने की जरूरत नहीं है। आपके जो फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं वो केवल आपका उस पर्टिकुलर इवेंट को पिन पॉइंट करने के काम आते हैं केवल, मगर उतना पिन पॉइंट एस्ट्रोलॉजी में करने की नीड नहीं होती कि आप किसी की मैरिज का दिन बताएं, आप मैरिज के आसपास का समय बता देंगे, वो भी काफ़ी है। तो थर्ड डायमेंशन जो थी प्लैनेटरी ओवरलैप एंड द 12th ट्रांजिट था, क्या था ये देखिए। ओवरलैप एज ए चार्जिंग पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, इस कंसेप्ट को दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। आपकी कुंडली में जहां पर भी जुपिटर बैठा हुआ है, आप जब पैदा हुए उस समय पर जुपिटर बैठ गया, अब आपकी कुंडली में तो वो जुपिटर अपना निशान छोड़ गया वहां पर, मगर वो वहां पर रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता चला जाएगा। 1 साल के बाद उससे अगले भाव में, दूसरे साल उससे अगले भाव में, तीसरे साल उससे अगले भाव के अंदर वो चला जाएगा, ऐसे वो आगे बढ़ता चला जाएगा। सपोज आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर यहाँ पर जन्म के समय पर इस व्यक्ति का जुपिटर यहाँ पर बैठा है, तो अगले साल यहाँ पर चला जाएगा, फिर यहाँ पर ये कौन सा जुपिटर है जो यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, ये ट्रांजिट वाला जुपिटर है। अब जो ये आपका जुपिटर आपकी कुंडली में यहाँ पर था, इसके अंदर 100% एनर्जी थी। जैसे ही ये यहाँ से आगे बढ़ने जाएगा, इसकी ऊर्जा कम होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे एनर्जी कम होगी, यहाँ पे एनर्जी कम होगी, यहाँ पे एनर्जी कम होगी, यहाँ पे कम होगी, और इस तरीके से इसकी एनर्जी लगातार कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और 12वें भाव में जाकर मिनिमम हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे आप एक फुल्ली चार्ज मोबाइल लेकर कहीं निकले और बीच में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, और आप जब शाम को घर वापस आएंगे तो उस स्थिति में होंगे, आपकी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन होगी। ये 12th हाउस है। इसके बाद वापस से आप इसी जब जुपिटर पे आओगे, इसी पोजीशन पे आओगे, तो वापस से रिचार्ज होगा, अपनी एनर्जी लेगा। तो हर एक राउंड की एक इंपॉर्टेंस होती है, ये एक राउंड होता है। जैसे ही ये पर्टिकुलर, इसको समझना, केवल जुपिटर नहीं सभी प्लेनेट में, ये अपनी नेटल पोजीशन से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, इसके अंदर एनर्जी कम होती जाएगी और इसके रिजल्ट देने की कैपेसिटी भी कम होती जाएगी, घटती चली जाएगी। जब ये वापस से यहाँ पर आएगा, ये पूरी ऊर्जा से फिर ओत प्रोत हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी प्लेनेट के अंदर। तो हर एक ट्रांजिटिंग प्लेनेट आपकी नेटल पोजीशन पर जब वो था, जब आप पैदा हुए थे, तो पूरी की पूरी एनर्जी आपको सप्लाई करके चला गया। हर प्लेनेट का हर व्यक्ति के लिए अलग रोल होगा। आपकी कुंडली के लिए प्लेनेट का क्या रोल है, आप उसकी नेटल पोजीशन देखिए, और ट्रांजिट में वो नेटल पोजीशन से जितना दूर चलता चला जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और 12वें भाव में सबसे कम हो जाएगी। तो 2 इंपॉर्टेंट भाव होते हैं किसी भी प्लेनेट के ट्रांजिट के, अपनी खुद की उसकी नेटल पोजीशन, जन्म कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, और उसका 12वां भाव, ये 2 भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, मैंने प्लेनेट रिटर्न टू, इसको बोलते हैं ओवरलैप एज चार्जिंग पॉइंट।
वापस जब उसी जगह पर आएगा तो वो चार्ज होगा। जैसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज वाली गाड़ी देखते हो, बिल्कुल वैसा ही प्लेनेट ट्रांजिट होता है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग की गाड़ी क्या होती है, आप उसने ड्राइवर ने चार्ज की, चार्ज करके वो ले गया, जैसे जैसे चलती जाएगी उसकी चार्जिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो बंदा फिर फाइनली क्या होगा, जब खत्म होने वाला होगा तो उसी जगह पर आ जाएगा जहां पर उसे चार्ज करना है, वापस चार्ज हो जाती है और वो फिर उसी तरीके से काम करती है। इन द सिमिलर वे प्लेनेट काम करते हैं और इसको ओवरलैप बोलते हैं, जब वो वापस वहीं आ जाता है। When a planet return to its natal position in transit, it is called overlap और return। जब वापस आ जाता है उसी जगह पर उसको हम रिटर्न बोलते हैं, वापसी या ओवरलैप बोलते हैं। जैसे नेटल जुपिटर सपोज किसी का एक्वेरियस में है और वो ट्रांजिट भी एक्वेरियस में करेगा 12 साल के बाद, 11.5 से 12 साल के बाद, तो हम बोलेंगे कि वो वापस से वहीं आ गया। दिस इज प्लेनेट चार्जिंग पॉइंट, लाइक यूजिंग योर मोबाइल ऑल द डे एंड देन पुटिंग इट ऑन योर चार्ज व्हेन यू रिटर्न होम। पूरे दिन आप मोबाइल को यूज करते हो, वापस घर आके चार्ज करते हो, उसी तरीके से प्लेनेट को आपको समझने की जरूरत है। एट दिस टाइम प्लेनेट्स एनर्जी रिफ्रेश्ड एंड फुल्ली रिचार्ज, प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो जब प्लेनेट आपका ट्रांजिट होकर अपनी नेटल पोजीशन पर आता है तो वापस ऊर्जा लेता है, मरी हुई स्थिति में आता है, जीरो एनर्जी के साथ आता है, फिर वापस वहां पर चला जाता है। एनर्जी रिडक्शन आफ्टर रिटर्न, रिटर्न के बाद देखिए क्या होता है, ध्यान से इसको समझना। इस कंसेप्ट को आप लगाना कुंडलियों पर, आपको पता चलेगा कितने आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। आफ्टर द ओवरलैप द प्लेनेट बिगिन टू मूव अवे, ओवरलैप होने के बाद आपका जो ग्रह है वो दूर जाना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था, व्हेन इट रीचेस द 12th हाउस फ्रॉम इट्स नेटल पोजीशन, जब अपनी नेटल पोजीशन से 12वें भाव में, नेटल मतलब जन्म कुंडली में जहां पर है ट्रांजिट वाला वो प्लेनेट अपनी जन्म कुंडली की पोजीशन से 12वें भाव मतलब पिछले भाव में होता है, तब इसकी ऊर्जा या एनर्जी लोएस्ट होती है। प्लेनेट की सबसे कम होती है उसकी एनर्जी उस जगह पर। वो थका हारा होता है पूरी तरीके से, जैसे दिन भर काम करके कोई व्यक्ति थक हार जाता है, रेस्ट करने के लिए घर आता है, उस समय पर उस मजदूर की जो स्थिति होती है वैसी इस प्लेनेट की स्थिति होती है। द 12th ट्रांजिट मतलब डिस्चार्ज पॉइंट होता है। 12वें भाव में जब कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट से पहुंचता है, गोचर करके अपनी पिछली स्थिति में पहुंचता है, जो उसकी जन्म कुंडली में स्थिति है उससे 12वें भाव में पहुंचता है, तो उस समय पर वो आपका बिल्कुल डिस्चार्ज की स्थिति में होता है। एक तरीके से उसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आपका जो जुपिटर है वो ट्रांजिट एक्वेरियस में आपकी कुंडली में है, और वो एक्वेरियस मीन्स कुंभ राशि के अंदर कुंडली में है, और मकर के अंदर वो ट्रांजिट कर रहा है, तो अपने आप से 12वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, तो वो अपनी बहुत ही खराब स्थिति में है। खराब स्थिति में देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा, मैं जुपिटर की बात कर रहा हूं, आप सोच रहे हो कि मैं कहां से उठा लाया। आपने किसी भी तरह की, चाहे धर्म सिंधु देख लीजिए, मूर्त चिंतामणि देख लीजिएगा, आपने कभी देखा है हम जब भी मूर्त निकालते हैं तो आपके नेटल चंद्रमा से 12वां चंद्रमा खराब मानते हैं। सबसे ज्यादा खराब 12th मून माना जाता है। क्यों माना जाता है? नेटल चंद्रमा से 4, 8, 12 में जब भी चंद्रमा हो, तीनों को खराब अलग ही माना जाता है। आपकी कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठा हुआ है, जो गोचर का चंद्रमा उससे जब चौथे, 8वें और 12वें भाव के अंदर हो, तो हम कहते हैं कि इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और हम जो चंद्र शुद्धि करते हैं वो यही करते हैं किसी भी व्यक्ति की, वो ट्रांजिट ही तो है चंद्र शुद्धि, यही है आपका 12वें भाव का चंद्रमा सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। यदि आपको कोई भी काम करना है तो 12वें भाव का चंद्रमा है, कैसी भी परिस्थिति में वो काम आपका धर्म सिंधु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इनऑस्पिशियस होता है। किन केसेस में आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो या कोई परचेजिंग वगैरह कर रहे हो तो 12वें भाव का चंद्रमा खराब माना जाता है। वो इसी वजह से माना जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है और 12वें भाव में उसकी सबसे कम स्थिति होती है, सबसे खराब स्थिति होती है। जो मैंने बताया, पूरी ऊर्जा आपकी कुंडली के हिसाब से वो पूरी ऊर्जा खो चुका होता है, पूरी तरीके से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो उस समय पर हम कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसके अंदर हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहां पर क्या होता है, इट इज नॉट नेसेसरी लॉस बट द प्लैनेट इज स्ट्राइविंग टू सर्वाइव। मतलब उस जगह पर उसकी पावर, वो मर नहीं चुका होता है मगर उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और वो जिंदा रहने के लिए सर्वाइव कर रहा होता है। तो देखिए, मैं मोबाइल से इसलिए लिंक कर रहा हूँ, मोबाइल की भी जब बैटरी, क्योंकि मैं खुद टेलीकॉम इंजीनियर रहा हूँ, मैंने आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम किया हुआ है, कि जब आपका
मतलब दिल्ली के अंदर जब मोबाइल स्टार्टिंग में आए थे इंडिया में, तो मैं वन ऑफ द पर्सन था जिसने सारे इंस्टॉलेशन वगैरह में काम किया था, इसलिए आई नो इट। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर जब आपका मोबाइल आप वैसे भी यूज़ करते हो, तो जब उसकी मिनिमम बैटरी हो जाती है 10 to 20%, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम पावर एक्चुअली रेडिएशन वहाँ से एब्जॉर्ब करने की उस समय पर कोशिश करता है। इसी तरीके से क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि 10-15% जब मोबाइल हो तो उसको आप बंद करके रख दीजिए, यूज़ मत करिए, अदरवाइज वो डेंजरस होगा, हार्मफुल होगा। इसी तरीके से आपका जो प्लेनेट होता है, वो जब भी आपका अपने से 12वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा होता है, तो उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और वो आपको अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में वहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसे आप प्रैक्टिकल यूज करिएगा, सभी लोग यूज करिएगा। जब भी आपसे कोई कुछ भी देखे, आप कुंडली में देखते हो, यदि सूर्य आपके नेटल सूर्य से 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तब आप अवॉइड करिए एक्टिविटीज रिलेटेड टू सूर्य, जैसे अथॉरिटी, लीडरशिप, रिकॉग्निशन। आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है, आपका सूर्य यदि आपके नेटल सूर्य से 12वें भाव के अंदर जब ट्रांजिट कर रहा है, पूरे 1 महीने ट्रांजिट करेगा, 1 महीने सूर्य एक राशि में रहता है, उस समय पर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी काम में हाथ मत डालिए। आप देख लेना कि उसके अंदर आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे। चंद्रमा का आपको पता ही है, क्योंकि चंद्रमा के बेस पे मुहूर्त देखते हैं हम, तो चंद्रमा जब भी नेटल चंद्रमा से 12वें भाव में है, तो आपको ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर्टी डील्स अवॉइड करनी चाहिए। प्रॉपर्टी डील का मतलब कोई भी नई प्रॉपर्टी डील कर रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हो, कोई भी मकान बना रहे हो, कोई भी नया काम कर रहे हो, वो अवॉइड करना चाहिए। जुपिटर जब नेटल जुपिटर से 12वें भाव में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, उठा के देख लीजिएगा, आपका नेटल कुंडली में जहाँ भी जुपिटर है, उससे 12वीं राशि में जब भी कर रहा है, जुपिटर का सभी ट्रांजिट बेनिफिक होता है, जुपिटर का कोई भी ट्रांजिट मेलिफिक नहीं होता इन जनरल, मगर नेटल जुपिटर से आपका जुपिटर 12वें भाव में जब ट्रांजिट कर रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी फैमिली के अंदर लॉस हो सकता है, इंक्लूडिंग डेथ ऑफ एल्डर्स और क्लोज रिलेटिव। जुपिटर जब अपने आप से 12वें भाव में जब भी ट्रांजिट कर रहा होगा, तो आपको इस तरीके की न्यूज़ सुनने को मिलेगी। आप सभी लोग काफ़ी एज में इस चीज़ को आप वेरीफाई करिएगा कि आपकी कुंडली में जब जुपिटर आपके नेटल जुपिटर से 12वें भाव के अंदर गया था, तब कुछ इस तरीके की घटना हुई थी, और आपको इसको दिमाग में भी बिठा के रखना है। जब आपसे कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेता है, आप ट्रांजिट को यूटिलाइज करना चाहते हैं, ओनली ट्रांजिट के बेस पर आप उसको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। आपसे जब भी बहुत सारे ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं कि मुझे ये अभी काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके अंदर आपका ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका नेटल जुपिटर से जब भी 12वें भाव में आपका ट्रांजिट वाला जुपिटर आएगा, तो आपका किसी भी क्लोज रिलेटिव की, एल्डर्स की डेथ होने की पूरी वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरीके से आपका वीनस एंड सैटर्न यदि आ जाए, तो आपका 12th में ट्रांजिट कर रहा हो, तो वीकनेस एंड एबिलिटी टू डिलीवर द पॉजिटिव रिजल्ट ये नहीं दे पाते, मान लीजिएगा। वीनस का मतलब जब भी आपके नेटल वीनस से 12th में आपका वीनस ट्रांजिट कर रहा है, तो जिनके लव अफेयर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर उनके डिस्प्यूट जरूर क्रिएट होंगे। वीनस से 12वें भाव में आपके पत्नी से आपका डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा उस महीने अचानक। अब आप बहुत कॉर्डियल रहते होंगे, मगर जब वीनस से 12वें भाव के अंदर वीनस आएगा, आप देखोगे कि वाइफ से कुछ हो गया, आपकी कुछ सुख सुविधाओं में दिक्कत हो जाएगी। घर के अंदर सुख सुविधाओं में कैसे दिक्कत हो जाएगी? आप एसी चलाकर सोते हो, पता चला आपका एसी खराब हो गया, ठीक करने नहीं आया, 2-3 दिन आपको परेशानी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, लाइट नहीं आई, इस तरीके से सुख सुविधाओं में पानी नहीं आया, या और किसी तरीके की आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। सैटर्न जब भी नेटल सैटर्न से 12th हाउस के अंदर ट्रांजिट करता है, तब आपका प्रोफेशन से रिलेटेड, सैटर्न से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, उसके अंदर आपकी परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। जब भी सैटर्न अपने आप से 12th हाउस में जो भी आप डे टू डे काम कर रहे हैं, और नॉट ओनली प्रोफेशन, सैटर्न सभी तरीके के कर्मों का कारक है, उसमें आपको डिफिकल्टी आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स जो मैंने बताया है वो है, द ओवरऑल ओवरलैप ऑब्लिक रिटर्न होता है, फुल रिचार्ज, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, वहाँ पर रिचार्ज हो जाएगा। 12th फ्रॉम नेटल, टोटल डिस्चार्ज, लोएस्ट इन्फ्लुएंस, रिस्क ऑफ नेगेटिव आउटकम। जब भी कोई प्लेनेट अपने आप से 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, ये सभी प्लेनेटों पे ये नियम लगा सकते हो। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज यूनिवर्सली, सन टू सन, मून टू मून, जुपिटर टू जुपिटर, सैटर्न टू सैटर्न एटसेट्रा। Always check whether a planet is in its 12th transit. It is the weakest position in the cycle and predictions must be adjusted accordingly. तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे।
ये मैंने आपको लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन रेज किया था कि जी इसका क्या मतलब है, तो आप सिंपली ये समझिएगा, प्लैनेट अपनी नेटल पोजीशन से ट्रांजिट में जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी उसकी रिजल्ट देने की कैपेबिलिटीज कम होती चली जाएंगी, और अपने आप से 12वें भाव के अंदर होगा कोई भी प्लैनेट तो वो अपने से रिलेटेड रिजल्ट में कमी लाएगा, उसकी रिजल्ट में कमी होगी। और मून के केस में जितना फास्ट मूविंग होगा उतना ही ज़्यादा अशुभ होगा। मून के केस में सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है, सूर्य भी अशुभ ही माना जाता है, स्लो मूविंग प्लैनेट भी अशुभ माने जाते हैं, मगर उतने ज़्यादा नहीं माने जाएंगे जितने की फास्ट मूविंग है। द फर्स्ट प्रिंसिपल, रीडिंग ट्रांजिट फ्रॉम द मून चार्ट। कैसे रीड करेंगे देखिए, 3 प्रिंसिपल बताए थे मैंने आपको फ्रॉम मून, दूसरा मैंने बताया था जुपिटर, और तीसरा मैंने बताया था आपको लग्न, और तीसरा पर्टिकुलर प्लेनेट। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल, रीडिंग ट्रांजिट फ्रॉम द मून, मून से हम ट्रांजिट को कैसे रीड करेंगे, तो ये तो मैंने बता दिया, इन तीनों से रीड करना है। अब करना कैसे है, प्रैक्टिकली क्या देखना है, किस तरीके से देखना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हाउ टू रीड फ्रॉम द मून। तो यहां पर क्या होगा, आपके पास कोई भी व्यक्ति जब आता है उसका माइंड सेट को ये बताता है। माइंड सेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके पास कोई भी पर्सन आया, आप दिमाग लगाइए, आपके पास एक एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आई, अब कंसल्टेशन आई, आप उसके मून से ट्रांजिट को देखिए, उसके प्रश्न के बेस पर देखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा कि क्या प्रश्न है और उसके बेस पर आपको क्या देखना है, कहां से देखना है, क्या प्रश्न है, उसको आपको प्रश्न ही समझना बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति जो आएगा वो कुछ पूछने आपसे आएगा, तो उसके शब्दों का एस्ट्रोलॉजी में सब चीजों का महत्व है। आप क्या देखोगे, वो किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। इसको आप ये भी मान सकते हो, जो लोग प्रश्न कुंडली करते हैं वो इसी का हिस्सा है, जो चीज़ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। प्रश्न कुंडली कोई अलग एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसी का पार्ट है, जिसको लेटर ऑन डेवलप किया गया था। इनिशियली इसी के बेस पर प्रश्नों का आंसर दिया जाता था, जो मैं आपको ट्रांजिट बता रहा हूँ। वाई द मून चार्ट कम्स फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, तो वो ऑलरेडी 2 मैंने प्रीवियस क्लास के आंसर दे दिया था, मगर हम सबसे पहले मून चार्ट से देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, व्हेन एनालाइजिंग ट्रांजिट इट ऑलवेज स्टार्ट विद द मून चार्ट। कैसे, व्हेनेवर प्लैनेट इज इन्फ्लुएंसिंग द मून रिफ्लेक्ट्स द थॉट्स करेंटली ऑक्यूपाइंग इन द पर्सन्स माइंड। व्हाटएवर प्लैनेट इज इन्फ्लुएंसिंग द मून, जो भी ग्रह आपका कुंडली के अंदर चंद्रमा को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपके थॉट प्रोसेस को बताता है कि आपके माइंड के अंदर, उस व्यक्ति के माइंड के अंदर उस समय पर क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होगा। चंद्रमा को जो भी प्लेनेट आपके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कौन कर रहे होंगे, जो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं का मतलब ट्रांजिट वाले प्लेनेट जो भी चंद्रमा को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, वो आपके थॉट प्रोसेस को बताते हैं उस समय पर। देखिए क्या मतलब है, कोई जब आपके पास आता है, आएगा तो वो आपसे क्वेश्चन करता है लाइक व्हेन विल आई चेंज माय जॉब, व्हेन विल आई चेंज माय जॉब, कि मैं अपना जॉब कब चेंज करूंगा। या क्वेश्चन होगा व्हेन विल आई गेट मैरिड, मेरी शादी कब होगी। दीज क्वेश्चंस आर सिग्नल्स ऑफ व्हाट द माइंड इज ऑलरेडी ड्वेलिंग इन, उसके दिमाग के अंदर क्या प्रश्न चल रहे हैं, ये आपको इंडिकेशन मिलेगा। वो व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं जॉब कब चेंज करूंगा, वो व्यक्ति पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें आपको उसके मून चार्ट में दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी, दिस इज वाई बिफोर लुकिंग एट एनी अदर चार्ट यू मस्ट कास्ट द मून चार्ट। इट रिवील्स द प्रेजेंट माइंडसेट एंड डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। आपके मून चार्ट से ये दोनों क्वेश्चन साफ साफ आपको अपीयर होंगे उसकी कुंडली में। जब आप देखोगे कि उसके मून चार्ट में आपको पता चलेगा ये व्यक्ति अपने जॉब से रिलेटेड सोच रहा है, उसके मून चार्ट से पता चलेगा कि ये व्यक्ति अपनी शादी से रिलेटेड सोच रहा है। कैसे पता चलेगा, देखिए हम कैसे करेंगे। द रोल ऑफ द मून इन क्वेश्चनिंग, द वेरी रीजन ए क्लाइंट हैज कम ऑन ए पर्टिकुलर डे इज, आपके पास कोई भी क्लाइंट एक पर्टिकुलर दिन में क्यों आएगा कि उसका आपके उसके थॉट उस दिन आपके एक्टिवेटेड है, उसके दिमाग के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा विचार आ रहे हैं, तभी वो आपके पास आएगा। इन सब चीज़ों को माइंड में समझने की ज़रूरत है, रटने की नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर के पास आप भी गए होंगे, कभी तो शुरुआत की होगी, आपने सीखना शुरू किया होगा,
तो आपके पास बहुत इंटेंसिटी से कोई प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा, तभी आप जाओगे एस्ट्रोलॉजर के पास, अदरवाइज कोई भी नहीं जाएगा। 10 बार सोचता रहेगा और जब उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी तब वो व्यक्ति आपके पास आएगा और वो इसके बाद आपसे कोई न कोई सवाल पूछेगा। मैं देखिए आपको हिंटे दे देता हूँ जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आपके पास आपसे एक व्यक्ति एक दिन आया और उसने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछेगा आपकी फ़ी क्या है। आप कहोगे जी मेरी ये पर्टिकुलर अमाउंट फ़ी है, मैं एक प्रश्न के 1000 रुपये लेता हूँ, 2000 रुपये लेता हूँ, 5000 रुपये लेता हूँ। वो चुप करके बैठ जाएगा। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन में उतने पैसे देकर आपके पास आ जाएगा। उसमें नहीं होंगे तो लेकर भी आ जाएगा। आपको कोई जवाब नहीं देगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो वापस आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि उसके अंदर जब बीज एक बार डल चुका है तो वो पौधा बनने में देर नहीं लगेगा, ये बीज बहुत जल्दी बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके मून का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द रीज़न ए क्लाइंट हैज़ कम ऑन ए पर्टिकुलर डे बिकॉज उसका मून्स इन्फ्लुएंस एक्टिवेटेड हो चुका है उसके थॉट के ऊपर। अब मून चार्ट को कैसे स्टडी करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, वाई डिड द पर्सन कम टुडे, ये आपको आंसर पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट हैज चेंज इन देयर थिंकिंग, उसकी थिंकिंग में क्या चेंज आया। विच एरिया ऑफ लाइफ इज इन देयर माइंड फोकस्ड ऑन राइट नाउ, किस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर उसका माइंड फोकस्ड है, वो हम किस तरीके से पता करने की कोशिश करेंगे, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है आपका चंद्रमा और दूसरा है आपकी लग्न। चंद्रमा किस तरीके से एक्टिवेटेड होता है, लग्न किस तरीके से एक्टिवेटेड होती है। तो आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है और वो किस काम के लिए आया, उसको हम चंद्र कुंडली से देखने की कोशिश करेंगे। चंद्र कुंडली इंडिकेशन देगी कि वो व्यक्ति किस लिए आया है, और वो जब भी आपके पास आएगा उसकी आप चंद्रमा से चंद्र कुंडली बनाएंगे और चंद्रमा से ट्रांजिट देखेंगे, आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा, हाँ ये व्यक्ति इसी वजह से आया है। 100% केस में इंडिकेशन मिलेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से देखना है। मगर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन होता है, साथ ही साथ असेंडेंट इंपॉर्टेंट होती है। ट्रांजिट हम असेंडेंट से देखते हैं, आपको मैंने बताया। आप चंद्रमा से नहीं भी देखोगे तो काम चल जाएगा, मगर असेंडेंट से आपको 100% केसेस में ट्रांजिट देखना ही पड़ेगा, क्योंकि असेंडेंट इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी बॉडी या आप किसी काम को नहीं करोगे वो हो नहीं सकता। यदि चंद्रमा से पता चल रहा है तो आपका माइंड सेट पता चलेगा, मगर असेंडेंट से वही चीज़ नहीं नज़र आ रही है, इसका मतलब आप फिजिकली उस काम के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करने वाले हैं, वो समय ऐसे ही निकल जाएगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, देखिए 2 तरह की मैरिज हो रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। एक होती है लव मैरिज, एक होती है अरेंज्ड मैरिज। अरेंज मैरिज का फंडा देखिए। अरेंज मैरिज में माँ बाप क्या करते हैं, दुल्हन पकड़ा देते हैं हाथ में, या दुल्हन को दूल्हा पकड़ा देते हैं। फिजिकल पोजीशन हो गया, दोनों को एक चीज मिल गई। कैसी मिली वो? फिजिकल। उनका मेंटल कोई भी लिंक नहीं है। यहाँ पर दोनों की क्या है, आपका असेंडेंट से कनेक्शन हुआ है, फिजिकल कनेक्शन है, बट देयर इज नो रोल ऑफ द मून। चंद्रमा का कोई भी रोल नहीं आया, उन दोनों के बीच में कोई प्यार मोहब्बत अफेक्शन कुछ भी नहीं है। 2 अननोन लोग हैं और उनको आपने मिला दिया है, तो ये 2 असेंडेंट मिल गए हैं, 2 आपकी लग्न मिल गई है, मगर चंद्रमा का कोई रोल नहीं है। जब वो साथ में रहते हैं तो इनके इसके बाद उनके बीच में एक प्यार बनता है। मतलब आपका अब मून कुंडली, चंद्र कुंडली अब रोल में आएगी। तो यहाँ पर असेंडेंट आपका पहले प्रायर रोल प्ले कर रहा है और चंद्रमा बाद में आ रहा है। एक होती है लव मैरिज, जिसके अंदर 2 लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इसके बाद शादी करते हैं। अब वहां पर उनका जो सबसे पहले काम आती है चंद्र कुंडली, उन दोनों का मन एक दूसरे से मिलता है, तब उनका फिजिकली वो एक दूसरे से शादी करते हैं। असेंडेंट चार्ट की वहां पर इंपॉर्टेंस बाद में आती है। तो देखिए, जब आप किसी की अरेंज मैरिज देखना चाहते हो, ये मैं बार बार रिपीट कर करके बोल रहा हूं कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि आप जब किसी की अरेंज मैरिज देखते हो तो अरेंज मैरिज में मून का कोई रोल नहीं है। पहले असेंडेंट आपकी एक्टिवेटेड होगी और उसके बाद आपका मून चार्ट एक्टिवेट हो गया जब आपकी अरेंज मैरिज हो रही है। मगर लव मैरिज होगी तो आपका वो पता चलेगा आपको मून चार्ट से, और बाद में आपका असेंडेंट चार्ट एक्टिवेट होगा। देखिए एग्जांपल, अरेंज्ड वर्सेज लव मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है, फर्स्ट एंड एक्सटर्नल इवेंट अकर्स, मतलब बाहर से एक इवेंट होगा, पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे लड़के लड़की को, ओनली लेटर डू द फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप। इसके बाद उनके बीच में आपकी फीलिंग्स आएंगी, समझ बूझ होगी,
यहां पर हेयर द असेंडेंट चार्ट में शो इमीडिएट मूवमेंट, आपका असेंडेंट चार्ट से पता चलेगा, और मून चार्ट एक्टिवेट होगा स्लोली, और बाद में आपको उससे पता चलने वाला है। इमीडिएटली मून चार्ट कोई इंडिकेशन नहीं देगा अरेंज मैरिज के केस में। आप ट्रांजिट देखोगे मून चार्ट से, आपको कोई इवेंट होता हुआ नजर नहीं आएगा, मगर असेंडेंट चार्ट से इवेंट होता हुआ आपको नजर आएगा। इन केस ऑफ लव मैरिज, फर्स्ट द मून चार्ट एक्टिवेट, मतलब फीलिंग्स अराइज होंगी, अट्रैक्शन बिल्डअप होगा और प्रपोजल होगा दोनों के बीच में, और लेटर आपका असेंडेंट चार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो जो लव मैरिज होगी, आप किसी का वो देख रहे हो, कोई व्यक्ति आपके पास आकर पूछता है मेरी क्या मैरिज हो जाएगी, क्या आपकी अभी होने वाली है क्या, उसके पेरेंट्स पूछते हैं, तो आप पकड़ कर देख लीजिएगा कि उस व्यक्ति का, यदि खुद पर्सन पूछ रहा है, मून चार्ट एक्टिवेटेड है मगर असेंडेंट चार्ट अभी एक्टिवेटेड नहीं है, इसका मतलब वो प्यार में पड़ा हुआ है, मगर अभी तक उसकी शादी होने वाली नहीं है। शादी कब होगी? जब उसका असेंडेंट चार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और एक दूसरा है, उसका आपका असेंडेंट चार्ट एक्टिवेटेड है मगर मून चार्ट एक्टिवेटेड नहीं है किसी भी पर्सन का। जैसे आपके पास कोई एक्टिवेटेड कैसे है, अब ये ध्यान से समझ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, क्योंकि वो जब तक मैं बेसिक नहीं बताऊंगा तो वो भी बताने का कोई यूज नहीं है। असेंडेंट चार्ट, इन चीज़ों को मैं रिपीट करूंगा चार्ट पे, आप चिंता मत करिएगा। आपका असेंडेंट से पता चल रहा है कि भाई ये इसकी मैरिज हो रही है, मगर मून से नहीं पता चल रहा, समझ लीजिए उसकी अरेंज मैरिज होने वाली है, शारीरिक रूप से उसकी मैरिज हो जाएगी और मन उसका बाद में उस चीज के अंदर लगेगा। तो इस तरीके से हम इन चीज को देखते हैं। नाउ दस द मून शोज द फीलिंग फास्ट, द असेंडेंट शोज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन फर्स्ट। चंद्रमा ऑलवेज फीलिंग को शो करता है और आपका असेंडेंट फिजिकल मैनिफेस्टेशन को करता है। जरूरी नहीं है हम कोई काम करें वो हमारा मन हो तभी करते हैं, हमें सोशल उससे भी करने पड़ते हैं काम, कंपल्सन्स के अकॉर्डिंग भी काम करने पड़ते हैं। हम समाज के अंदर रहते हैं, मैरिज नहीं करनी तभी भी करवा देंगे माँ बाप, बच्चे नहीं करने तभी भी करवा देंगे, आपके सोसाइटी आपकी करवा देगी। तो उसमें आपका मून चार्ट में नेगेटिव रिजल्ट अपीयर आएंगे, मगर असेंडेंट चार्ट में आपको हर इवेंट में पॉजिटिव ही होगा, तभी आपका इवेंट आपके साथ होगा। यदि असेंडेंट चार्ट आपको नेगेटिव बता रहा है तब इवेंट घटित नहीं हो सकता। स्वाद उसका हम प्लेनेट से देखेंगे, स्वाद आपका असेंडेंट भी नहीं बताएगा, मून चार्ट भी नहीं बताएगा। इवेंट आपकी लाइफ में घटित हो गया, उसके बाद आप उसे एंजॉय करोगे, सफर करोगे, ये सब आपका प्लेनेट से पता चलेगा। वाई द मून चार्ट इज क्रिटिकल एंड में व्हेनेवर न्यू थॉट्स और डिजायर फ्लोट्स इनटू द माइंड, जब भी नए थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर, लाइक बाइंग प्रॉपर्टी, चेंजिंग जॉब, मैरिंग, मून चार्ट कैप्चर्स इट। सबसे पहले मून चार्ट आएगा। एग्जाम्पल है ए पर्सन थिंक आई वांट टू बाय हाउस, ध्यान से समझना अब इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। आई वॉन्ट टू बाय ए हाउस, सेंटेंस को तोड़ दीजिए, आपको कौन सा ट्रांजिट देखना है इस सेंटेंस से पता चलेगा। बस कौन सा ट्रांजिट देखना है, 3 ट्रांजिट बताए मैंने आपको। ट्रांजिट बताया मैंने जुपिटर, ट्रांजिट बताया मैंने सैटर्न, ट्रांजिट बताया मैंने राहु। अब कौन सा ट्रांजिट देखना है, किस चार्ट से देखना है, कैसे पता चलेगा? मून चार्ट से देखना है, असेंडेंट चार्ट से देखना है, प्लेनेट के चार्ट से देखना है, देखना तीनों से है, मगर जो भी क्वेश्चन है उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे। आई वॉन्ट टू बाय ए हाउस, ये क्वेश्चन आ गया, मैं एक घर खरीदना चाहता हूं। रैंडम क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर वो क्या चाह रहा है। घर खरीदना क्या है, आपकी 3 बात होती हैं, या तो आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ होगा, या कुछ न्यू इनिशिएशन होगा, या आपके अंदर कुछ फियर होगा। ये 3 बात होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी नेटिव आपके पास आएगा, उसकी क्वेश्चंस की 3 कैटेगरी हैं। या तो वो किसी चीज से डर रहा होगा, या वो कोई अपनी जिंदगी के अंदर प्रोग्रेस करना चाहेगा, या वो कुछ नया काम शुरू करना चाहेगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन की कैटेगरी है ही नहीं। ये 3 कैटेगरीज हैं, और 3 कैटेगरीज के लिए 3 प्लेनेट एलोकेटेड है। जब भी आप किसी भी पर्सन की लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपको जुपिटर का ट्रांजिट देखना है, बाकी को भुला दीजिए। जो हम कंसेप्ट लगाते हैं, अक्सर अभी भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं पहले ही आंसर कर रहा हूं, क्योंकि आप जो मैं बता रहा हूं उसे आप बिल्कुल वैसे ही सुने, तभी आप इसे समझेंगे। अब अपने कंसेप्ट मिक्स करेंगे तो जो मैं बता रहा हूं वो यूजलेस हो जाएगा। कि आपसे वो ग्रोथ पूछ रहा है तो ग्रोथ का कारक जुपिटर है, वही मना कर देगा, वही हाँ कर देगा।
आपको किसी और प्लेनेट को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है कि जी ये फलाना शनि भी यहाँ पर कर रहा है, वो वहां पर कर रहा है। आपको कुछ नहीं देखना, आप केवल जुपिटर को पकड़िए। जुपिटर इज द कारक ऑफ ग्रोथ इन दिस कंसेप्ट। तो आप वो कह रहा है कि मुझे एक नया मकान खरीदना है, तो वो जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है। अब ग्रोथ करना चाहता है, इसका मतलब द इंपॉर्टेंट प्लेनेट जुपिटर हो गया। मुझे एक नया काम शुरू करना है, मैं एक नया काम करना चाहता हूं जी, मैं एक नई नौकरी करना चाहता हूं। इसका मतलब वो कुछ नया काम इनिशिएट करना चाहता है। ग्रोथ नहीं है, वो नया काम में ग्रोथ हो जरूरी नहीं है आपकी। वो जिस काम को कर रहा है उससे संतुष्ट नहीं है, वो कुछ और करना चाहता है। तो इन दैट वन पर्टिकुलर केस उसका सैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ट्रांजिट से सैटर्न को ही इंपॉर्टेंस देनी है, बाकी किसी प्लेनेट को इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ये नहीं कि जी जुपिटर भी तो कर रहा होगा और राहु भी तो कर रहा होगा, वो सब क्वेश्चन नेचुरल है। मगर यहाँ पर मैं इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ, आपकी उन प्रश्नों से बचा रहा हूँ आपको कि हम 9 के 9 प्लेनेट ट्रांजिट कर रहे होते हैं और सभी 9 को ले लोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे जिंदगी में, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। एस्ट्रोलॉजी में जितनी ज़्यादा नॉलेज है उतनी ही कम एस्ट्रोलॉजी आएगी आपको, मगर जितनी कम नॉलेज है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, उतनी ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी आपको आएगी, उतनी ही बेटर प्रेडिक्शन कर पाओगे। तो यदि आपको ग्रोथ देखनी है तो केवल जुपिटर देखना है, बाकी 9 में से किसी प्लेनेट की तरफ टेढ़ी आंख भी नहीं देखना। अब आपको देखनी है मुझे नया काम शुरू करना है, द सैटर्न विल बी द कारका ऑफ दिस थिंग। कोई भी एक्शन आपको लेने हैं, और मुझे डर है मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, मुझे डर है मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मुझे डर है मुझे ये नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मुझे डर है मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ ले जाएगी। अब यहाँ पर राहु का रोल है, राहु को देखना है। आपके मन के अंदर क्वेश्चन आया तो यहाँ पर है पर्सन थिंक्स आई वांट टू बाय ए हाउस। दिस इज नॉट जस्ट ए रैंडम क्वेश्चन, इट रिफ्लेक्ट द जुपिटर ट्रांजिट थ्रू द मून चार्ट। अब ये देखेंगे कैसे, जब भी आपको क्वेश्चन को समझना है, मैंने पहले ही बताया, आप समझोगे कैसे, वो कहेगा आपके पास व्यक्ति आएगा, कुछ ना कुछ आपके उसके एप्रीहेंशंस होंगे, चिंताएं होंगी उसके मन के अंदर जिन्हें लेकर आएगा, और उन चिंताओं के बेस पर आशाएं होंगी, उनके बेस पर आपको डिसाइड करना है आपको किसका ट्रांजिट देखना है चंद्र कुंडली के अंदर। चंद्र कुंडली क्यों देखनी है? कह तो रहा है कि मुझे मकान खरीदना है, अब चंद्र कुंडली से देखिए इसका माइंड भी मेकअप हुआ है कि नहीं, ऊपर के मन से तो नहीं पूछ रहा है। चंद्र कुंडली बताएगा हाँ इसके मन के अंदर विचार है, चंद्र कुंडली साफ साफ बोलेगी। फिर आप देखोगे असेंडेंट कुंडली में जुपिटर को, उसकी पोजीशन आपको ये बताएगी हाँ ये फिजिकली ले भी पाएगा कि नहीं, और फिर जुपिटर से ही देखोगे आप, मतलब नेटल जुपिटर से ट्रांजिट जुपिटर को देखोगे, उसकी पोजीशन आपको बताएगी ये जो मकान लेगा उसे एंजॉय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ये काम तभी होगा जब आपकी रेलिवेंट हाउसेस की दशा चल रही होगी। इस तरीके से इसको